मैं एक विधवा औरत हूँ। मेरे पति को गए हुए लगभग 8 साल हो गए, लेकिन अचानक से मेरे रूम में रात के अंधेरे में पता नहीं कौन आता है और मेरे साथ वे सब चीज़ कर जाता है। मुझे तो बहुत ही हैरानी हुई जब मैं एक दिन उसका राज जानने के लिए जगी ही रही, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस शख्स को देखकर। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा और स्टोरी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट करके बतलाइएगा कि आपको कैसी स्टोरी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम निर्मला है। मैं बहुत ही अच्छे खानदान में ब्याही गई थी। मेरे पति फौज में हैं और मेरे पति को अब गुजरे हुए लगभग 8 साल हो गए। एक दिन वह फौज में गए हुए थे तो मुझे उनका एक पत्र आया और उनकी वर्दी आई जिसमें पूरे खून लिपटी हुई थी। उनका एक साथी ही लेकर आया था और बोला कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उस दिन बहुत रोई हुई थी। मेरी शादी के लगभग 2 साल ही हुए थे कि मेरे पति गुजर गए, इसलिए मेरी सास मुझे मनहूस कहकर अपने घर से निकाल दी। लेकिन मैं जाती तो जाती आखिर कहाँ, इसलिए मैं भी उस घर से कहीं पर भी जाने के लिए राजी नहीं हुई। मेरी एक छोटी सी औलाद थी जिसका नाम पीहू है और मैं उसके सहारे अब अपने ससुराल में ही अपने पति के सारे सामानों के साथ गुजारने वाली थी। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत मिन्नतें कई, तब जाकर मुझे एक रूम और एक किचन का अलग से एक घर मिला जो घर के बहुत पिछवाड़े था। वहाँ पर पीछे कोई भी आता जाता नहीं था। रात के अंधेरों में तो वहाँ पर बहुत ही डर लगता था। सभी घर वाले मुझे मनहूस मानते थे, इसलिए मुझे अलग ही दे दिए। मैं एक रूम और किचन में अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन कुछ कमाने के लिए, कुछ खाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। वैसे तो मेरे पति का पेंशन आ ही जा रहा था जिससे मैं अपना गुजारा कर लिया करती थी। वैसे मेरी सास उस पैसे को भी हड़पने पे लगी हुई थी, लेकिन मैं डटी रही और क्योंकि मुझे अपनी बेटी की गुजर बसर जो करना था। अब लगभग मेरे पति के गए हुए 4 से 5 साल होने वाले थे। उनकी बहुत याद आती थी। उनका जो आर्मी का जो वर्दी आया हुआ था वह मैं अपने ही रूम में सामने टांगी हुई थी, क्योंकि उस वर्दी को देखकर मुझे संतुष्टि होती थी कि कम से कम मेरे पति आर्मी में थे, फौज में थे और वह शहीद हुए हैं और मैं मनहूस नहीं हूँ। उन्हें शहीद हुए हैं, वे अपने भारत देश को बचाने के लिए अपने जान कुर्बान किए हैं। उनकी एक पत्र जो आया था जिसमें लिखा हुआ था, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने दिल को मजबूत बनाए रखना और अपनी बेटी को परवरिश खुशी खुशी करना, उसे साहसी और निडर बनाना और अपने कभी भी नहीं टूटना, नहीं तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। भगवान करेगा तो तुम्हारा एक दिन बहुत ही अच्छा आएगा। मैं लेकिन यह बात नहीं समझ में आ रहा था कि लास्ट में मेरे पति ऐसा क्यों लिखे थे कि एक दिन तुम्हारा वक्त बहुत ही अच्छा आएगा। भगवान के देन से तो मेरी एक बेटी है जिसकी अगर मैं किसी प्रकार से शादी भी कर दूंगी, बड़ी होगी, तो भी मेरी तो जिंदगी ऐसे ही अकेले नर्क की तरह कटेगी। फिर क्या था, अभी मेरी उम्र लगभग 23 से 24 साल ही हो रहा था और मेरे पति गुजर गए थे। अब तो मैं लगभग 26 साल के हो गई थी, लेकिन मेरे पति के गुजरे हुए दिन पल मुझे याद मन से जा ही नहीं रहे थे। एक दिन अचानक लगभग मैं रात को सोई हुई थी कि मुझे कुछ आवाज़ आया। मैं उस आवाज़ की तरफ गई तो एक इंसान भागता हुआ नजर आया। मैं बहुत ही डर गई, कांपने लगी, लेकिन मैं किसे आवाज़ देती। मेरे सास ससुर जेठानी देवरानी सभी तो मुझसे अलग रहते हैं, मुझे तो पीछे का कमरा दे दिए है जिससे अगर मैं वो ये सबको आवाज़ भी दूंगी तो कुछ भी सुनाई ही नहीं देगा। मैं बहुत ही डर गए सहमे अपनी बेटी को गोद में लेकर एक कोने में चिपकी रही। जब सुबह हुआ तो मैंने अपनी सास से कही कि माँ जी, लगता है कोई चोर उचक्का मेरे घर में आया था, आप प्लीज़ देख लीजिए। ऐसे तो मेरी बात माँ सास मानती नहीं थी, लेकिन अब वे भी समझ गई थी
कि ये बहू का इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसलिए वो थोड़ा मुझसे प्यार अपनापन जताने लगी थी। इसलिए रात को अब कभी भी मेरी सास ही मेरे घर में आकर सो जाती थी। एक ही रूम था, इसलिए मैं और मेरी बेटी उस रूम में सोते थे, और जो किचन था, किचन के बाहर भी एक खाट लगा हुआ था, उस पर मेरी सास सो जाया करती थी। इसलिए मुझे अब रात में नींद अच्छे से आने लगा। लेकिन अगले दिन भी मैं जब सोई थी तो सुबह जब मैं उठी तो मेरे वस्त्र तहस नहस थे। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, और मुझे बहुत कमजोरी भी महसूस हो रहा था। मैं लेकिन अपनी सास से हर बातें तो नहीं बता सकती थी। इसी प्रकार से 3 से 4 दिन और हुए, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक दिन सोचा कि अब तो रात भर मुझे जागना ही पड़ेगा। फिर मैंने अपने पति के भी वस्त्र जो खादी के टंगे हुए थे उसे भी अपने पास ही मैं पड़ा हुआ पाई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह तो मैं रोजाना रात को टांग कर सोती हूँ, फिर यह मेरे पास कैसे आ जाते हैं। मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने माँ जी को बोला, माँ जी, लगता है कोई रात को आता है और मेरे साथ। मेरी माँ जी मुझ पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने उन्हें आज चौकन्ना रहने के लिए कहा था, और मैं भी चौकन्ना थी। अपनी बेटी को सुलाकर मैं भी झूठ मूठ का सोने का नाटक कर रही थी। लगभग रात के 1 बजे कोई इंसान मेरे कमरे में आया, और मैं उसे दबोचना चाहती थी, लेकिन देख रही थी कि आखिर वह कौन है। लेकिन अंधेरे में तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने अपनी सास को चौकन्ना रहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने उस आदमी का फटाफट हाथ पकड़ा और उसे अपने से कब्जे में कर लिया। लेकिन वह तो इंसान था और मैं एक औरत थी। वो मुझसे हाथ छुड़ाना बहुत कोशिश कर रहा था। तभी माँ जी को मैंने आवाज़ दे दी और माँ जी लाइट बार दी। वह आदमी भागने ही वाला था खिड़की से कि मैंने उसका चेहरा देख लिया। मैंने चीख पड़ी, रमेश! रमेश ये सुनकर रुक गया। आखिर यह यहाँ पर कैसे आ गया, मैं समझ में नहीं आ रहा था। माँ जी भी मेरे मुंह से रमेश का नाम सुनकर तुरंत मेरे कमरे में आ गई। मेरा कमरा तो ऐसे ही सटाया ही रहता था, क्योंकि मैं तो अपने बेटी के साथ अकेली ही सोती थी। माँ जी मेरे मुंह से रमेश का नाम सुनकर चकित हो गई और बोली, वह कैसे आ सकता है, वह तो मर चुका है। मैंने बोला, माँ जी सचमुच मैंने रमेश को ही देखा, आपके बेटे को ही देखा। अगले दिन फिर वह आया, क्योंकि मैं जब आवाज़ दी थी तो वह सुन नहीं पाया था। अब की तो माँ जी भी मेरे रूम में ही थी। मैं खिड़की पास खड़ी थी और माँ जी को अपनी जगह पर सुला दी थी। जब रमेश आया और माँ जी के पास जैसे ही गया, मैंने फट से लाइट जला दी और रमेश को देखकर चकित हो गई और बोली कि आप छुप कर मेरे पास ऐसे क्यों आ रहे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। रमेश के देखकर मेरे आंखों में आंसू था। माँ जी भी आंखों ही आंखों देख रही थी और आंसू बहा रही थी कि बेटा जब तुम जिंदा हो तो मरे हुए का नाटक क्यों कर रहे। रमेश मुझे बोला, माँ मैं आर्मी में हूँ और मुझे अभी ऐसा काम मिला है जिसे मुझे गुप्त रह कर ही काम करना था। अगर मैं अपने मरे हुए का ऐलान नहीं करवाता तो मेरे दुश्मनों को पता चल जाता कि मैं उन लोगों के लिए ही कुछ प्लान बना रहा हूँ, इसलिए मेरी चोरी पकड़ी जाती। अब कुछ ही दिन पहले मेरी यह गुप्त काम खत्म हुआ है, इसलिए मैं आना चाह रही थी, लेकिन देखी कि यह तो अब आगे बढ़ चुकी हो गई। लेकिन मैं जब पता की तो मुझे पता चला कि मेरी एक बेटी भी इस दुनिया में है, क्योंकि जब मैं गया था तब यह प्रेग्नेंट थी। तब फिर मैं अपने बच्चे के पास आना चाह रही थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि तुरंत देखकर यह हड़बड़ा न जाए, कुछ हो न जाए, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था माँ, और मैं घबरा गया। मेरे आंखों के सामने मेरे मरे हुए पति जिंदा थे। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं उसी समय बेहोश हो गई थी। सच ही मेरे पति कह रहे थे, अगर वह एकदम से आ जाते तो मेरा क्या हाल होता। मुझे होश में लाया गया।
फिर अगले दिन सुबह में ही सारे घर वाले आ गए थे और मेरे पति को देखकर बहुत खुश थे। मुझे पीछे का घर मिला, यह सब देखकर मेरे पति बहुत ही नाराज थे, अपनी माँ से भी नाराज थे। लेकिन माँ का भी प्यार देख लिए थे कि अब बहू के प्रति वो पिघल चुकी थी। लेकिन फिर भी अब मेरे पति इस घर में नहीं रहने वाले थे। वह मुझे और अपनी बेटी को लेकर बहुत ही दूर अलग जाकर अब रहने लगे। माँ जी भी अफसोस कर रही थी कि जिसे मैं मनहूस कह रही थी वह तो बहुत ही भाग्यशाली निकली। उसी की वजह से तो मेरा बेटा आज तक जिंदा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह मुझसे बहुत माफ़ी मांग रही थी, मैंने भी माफ़ कर दिया था, लेकिन मेरे पति नहीं माफ़ कर पाए, क्योंकि वह बोले कि माँ अगर सचमुच मैं मर गया होता तो मेरी पत्नी और बेटी तो इसी प्रकार से जिंदगी गुजर बसर कर देती और उस वे इसी प्रकार से बहुत ही रोती बिलबिलाती है, अकेले में रहती है, लेकिन कोई भी उसे देखने नहीं आता है। तुम भी तो बस 2-4 दिन से अब आ रही हो बिस रात को सोने, लेकिन सुबह में थोड़ा सा भी अपनी नतनी को भी नहीं खिलाती हो, ना अपनी बहू को प्यार जताती हो। इसलिए इस घर में अब मैं नहीं रहूँगा। अब मेरे लिए तुम सब मर चुके हो, क्योंकि मैं भी तो तुम लोग के लिए मर ही चुका था। और समझ लेना आज से तुम्हारी बहू नतनी भी मर चुकी है, क्योंकि वैसे भी घर में रहकर भी तुम दोनों तुम दोनों का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। फिर मेरे पति मुझे शहर में जाकर रहने लगे। वहाँ पर बहुत ही अच्छा घर बनवाए हुए थे और बहुत ही अच्छे से व्यवस्था था। वहाँ पर नौकर चाकर की भी कमी नहीं थी। अब मेरी जिंदगी अच्छी से गुजर बसर कर रही थी। आज मुझे उस पत्र का लिखा हुआ अंतिम लाइन याद आता है कि वक्त गुजरते देरी नहीं लगता, एक दिन अच्छा आएगा। और आज सचमुच अच्छा दिन आ गया। मुझे भगवान पर तो विश्वास था, लेकिन उस पत्र का लाइन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे तो लगा कि मेरे पति गुजर गए हैं, लेकिन वे इस प्रकार से गुप्त कामों में व्यस्त थे, मुझे नहीं पता था। तो दोस्तों, यह स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट करके बतलाइए कि कैसी स्टोरी चाहिए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।